Hello friends, this is the third chapter of history. The name of this chapter is Nazism and the Rise of Hitler. In today's video, we will study about the Weimar Republic, about Germany's condition after World War I, and Hitler's rise to power. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. Friends, Germany was a powerful empire in the early years of 20th century. And it fought the First World War alongside the Austrian Empire. जर्मनी 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में. एंड इट फॉट अगेंस्ट द एलाइज. वो एलाइज के अगेंस्ट जिसके अंदर थे फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया. सभी नेशंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था ये सोचते हुए कि इस वॉर से उन्हें बहुत सारा गेन होगा जब वो जीतेंगे. बट 1917 में यूएस भी इस वॉर के अंदर पार्ट लेने लगा और इसी तरह से जर्मनी लॉस्ट द वॉर. जर्मनी के हारने के बाद जो जर्मन एम्परर थे वो अपना थ्रोन छोड़कर भाग गए और इस तरह वेमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. एक नेशनल असेंबली बैठी वेमर में और वहाँ पर उन्होंने एक फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया जो कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था. Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. जर्मन पार्लियामेंट जिसे रेक्सटैग भी कहते हैं वहाँ डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया और किस तरह ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस जिसके अंदर सभी एडल्ट्स और विमेन ने भी पार्ट लिया था. लेकिन फ्रेंड्स ये रिपब्लिक जो है ये जर्मनी के लोगों में बहुत ज़्यादा वेल रिसीव नहीं थी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपब्लिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट को एक्सेप्ट करना पड़ा था जिसका एक रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. फ्रेंड्स, जो ये पीस ट्रीटी थी जो कि वर्सेल्स में साइन करी गई थी, इट वाज वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग एंड हार्श ऑन जर्मनी. ये जो पीस ट्रीटी थी इसके अंदर जर्मनी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट सहनी पड़ी थी. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. जर्मनी ने अपनी सारी ओवरसीज कॉलोनीज खो दी थी, 1/10 पोर्शन अपनी पॉपुलेशन का खो दिया था, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल भी खो दिया था फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया को देने के लिए. The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. जो भी अलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया था, यानी कि जर्मनी को मिलिट्री रखने की इजाज़त नहीं थी जिससे जर्मनी की पावर और ज़्यादा वीक हो गई. The War Guilt Clause held Germany responsible for the war and damages the Allied countries suffered. जो वॉर गिल्ट क्लॉज था उसके अकॉर्डिंग जर्मनी ही पूरी वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था और जो भी डैमेज अलाइड कंट्रीज को हुआ था उनके लिए भी वो ही रिस्पॉन्सिबल था. जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स. जर्मनी को एक कॉम्पनसेशन देना था अलाइड पावर्स को जो कि था 6 बिलियन पाउंड्स तक. The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. Allied armies ने राइनलैंड के एरिया पर जो कि रिसोर्सेज में बहुत रिच था उस पर भी कब्जा कर लिया था. क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो वेमर रिपब्लिक ने साइन करी थी, लोग इस ट्रीटी के साइन होने और जर्मनी की इतनी इंसल्ट होने के लिए वेमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. जो भी लोग
वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जैसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, वो इजी टारगेट बन गए जिन्हें कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट लोग अटैक करते थे। They were mockingly called the November Criminals और उन्हें mockingly November Criminals के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League, which was based on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. इसी के साथ साथ वेमर रिपब्लिक के बर्थ के टाइम पर ही एक रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हो रही थी जिसको कहा जाता था स्पार्टसिस्ट लीग, और ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ था उसके पैटर्न पर बेस्ड थी। बहुत सारे लोग जर्मनी में सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहते थे, बट द वेमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। लेकिन वेमर रिपब्लिक ने इस अपराइजिंग को क्रश कर दिया, दबा दिया एक फ्री कॉर्प्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से। फ्रेंड्स, इन पॉलिटिकल अपराइजिंग्स ने जो ऑलरेडी जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold. जो जर्मनी था उसने वॉर लड़ी थी लोन्स के ऊपर बेस्ड, और जब वो वॉर में हार गया तो उसे लोन जो अपना पे करना था वो गोल्ड में करना था। इसकी वजह से जर्मनी के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो डिप्लीट होने लगे, खत्म होने लगे। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कोई भी पेमेंट करने से, और इस वक्त फ्रेंच जो थे उन्होंने जर्मनी का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर को क्लेम कर लिया वहाँ पर पाए जाने वाले कोल के लिए। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी ने इस पर रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने पेपर करेंसी जो है उसे छापना, प्रिंट करना शुरू कर दिया बिना किसी रोक के। With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट होने की वजह से जर्मन मार्क यानी जर्मन करेंसी की जो वैल्यू है वो पूरी तरीके से गिर गई। As the value of the mark collapsed, prices of goods soared. और जैसे ही मार्क की जो वैल्यू है वो नीचे गिरी, गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। The image of Germans carrying cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. Germans जो थे वो ब्रेड लेने के लिए भी कार्ट लोड्स भर के नोट्स लेके जाते थे। इस इमेज को पूरे दुनिया वाले देख रहे थे, जिससे जर्मनी को बहुत सिंपैथी मिली। This crisis came to be known as hyperinflation. इस क्राइसिस को कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन, और ये एक सिचुएशन होती है जब प्राइसेस राइज कर जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई। इसके अलावा The Great Depression in 1929 hit Germany's economy the hardest. 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन का जर्मनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। या तो लोगों की जॉब्स छूट गई या फिर उन्हें बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे। On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work. जर्मनी की स्ट्रीट्स पर लोगों को देखा जा सकता था जो अपने गले में प्लेकार्ड्स जो है टांग कर घूमते थे, और उन पर लिखा होता था कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. जब लोगों की जॉब्स छूटी तो जो लोग थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। इस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस के चलते ही हिटलर रोज टू पावर। फ्रेंड्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो हिटलर ने आर्मी ज्वाइन करी थी, जहां पर ही एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर हिज ब्रेवरी। जर्मनी की डिफीट और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की खबर सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। In 1919,
he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. धीरे धीरे उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया और इसका नाम चेंज करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी और आगे चलकर ये पार्टी नाजी पार्टी के नाम से जानी जाएगी. फ्रेंड्स, हिटलर जो था वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. जिस तरह से वो बात करता था और जो शब्द वो कहता था उससे लोगों को बहुत सुनकर अच्छा लगता था. He promised to build a nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. उसने प्रॉमिस किया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने का, जो भी इनजस्टिस हुई थी जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सेल में उसे पलटने का और जर्मन पीपल की डिग्निटी को रिस्टोर करने का. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. उसने प्रॉमिस करा कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और यूथ का यानी यंग लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो सभी फॉरेन इन्फ्लुएंस को हटाकर जर्मनी के अगेंस्ट जो भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं उन्हें खत्म कर देगा. फ्रेंड्स, 1930s के बाद ही जो नाजी पार्टी है वो पूरी तरीके से पार में आई एक मास मूवमेंट बन गई और हिटलर ये समझ गया था कि पॉलिटिक्स के लिए उसको एक रिचुअल स्पेक्टिकल बनाना कितना ज़रूरी है. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of his spectacle of power. जो स्वास्तिका के सिंबल के साथ रेड बैनर्स होते थे, नाजी का सल्यूट होता था और उसकी स्पीचेस के बाद जो इतनी ज़्यादा अपलॉज मिलता था वो सारा एक उसके पार को दर्शाता था. Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. हिटलर की एक ऐसी इमेज क्रिएट की गई कि उसे सबका मसीहा, सबका सेवियर, रक्षक बनाया गया जो कि उनको सभी दुखों से दूर कर देगा. On 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30th जनवरी 1933 को जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप की पोजीशन ऑफर की और बस इसके बाद हिटलर ने हर तरह के डेमोक्रेटिक रूल को हटाना शुरू कर दिया. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. 1933 की फायर डिक्री के साथ ही सभी सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था. The communists were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. जो कम्युनिस्ट थे उन्हें concentration camps में डाल दिया गया था. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. 1933 में ही Enabling Act पास किया गया और इस एक्ट के पास होने के बाद जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री. इस एक्ट ने हिटलर को सारी पावर्स दे दी थी पार्लियामेंट को बिल्कुल साइड करने के लिए. नॉर्मल पुलिस सर्विस के साथ साथ एक सीक्रेट पुलिस सर्विस भी बनाई गई जिसको जेस्टापो कहते थे और ये उन लोगों पर नज़र रखते थे जो नाजी पार्टी के अगेंस्ट हो. इसके अलावा हिटलर ने पावर में आते ही जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी शुरू कर दिया. जलमार शाख्त नाम के एक इकोनॉमिस्ट को जर्मनी के इकोनॉमिक रिकवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया. He aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. इन्होंने एम किया फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट में
जो कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम से आएगी। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द फोक्सवैगन। इसी प्रोजेक्ट के अंडर फेमस सुपर हाईवेज और लोगों की कार फोक्सवैगन भी इंट्रोड्यूस हुई थी। अपनी फॉरेन पॉलिसी में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को एग्जिट कर दिया और उसने रीइंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। हिटलर का प्लान था कि अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करने के लिए और रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए और कॉलोनियल एक्सपेंशन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जर्मनी की पार और वर्ल्ड वॉर II का एंड तब हुआ जब जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। जब जापान ने हिटलर को यानी जर्मनी को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया और यूएस के बेस पर्ल हार्बर पर बॉम्ब गिरा दिया। इसी वक्त यूएस ऑल्सो एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. Second World War का एंड हुआ 1945 में हिटलर की डिफीट के साथ और जब जापान के एक टाउन हिरोशिमा पर यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। चलिए फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। Today we learned about the Weimar Republic, what were the conditions in Germany after World War I, and Hitler's rise to power. Friends, आप घर जाकर अपनी बुक इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। In the next video, we will learn about the Nazi worldview and youth in Nazi Germany. Thank you.